अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे फर्स्ट चैप्टर के। आज हम नेक्स्ट हाफ चैप्टर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले जाएंगे और आपका रिटर्न वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो यूँ समझ लेंगे ये 2 दिन हमने रिवीजन के लिए रखे थे, कल और आज का दिन। और कल से इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर। तो इसमें जो बातें हो चुकी उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। कुरानिक इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के बारे में, जानदारों के बारे में कुरान पाक में क्या फरमाया। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चंस जो हैं वो लिखवाए थे। टोटल 4 वर्सेस हैं, 4 आयात हैं। 3 क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे कर रखे हैं इनके बारे में। तो पहला और दूसरा जो वर्सेस हैं, पहली 2 वर्सेस ये वाली, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया। वी मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर, हमने इंसान को खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया। ये 2 चीज़ें जानदारों की पैदाइश को ज़ाहिर करती हैं। नंबर 1 था कि हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया, फ्रॉम वाटर, और दूसरा है फ्रॉम क्ले, मिट्टी से पैदा किया। तो अब साइंस इस बात को साबित करती है कि इंसान का जिस्म, जानवर का जिस्म या पौधों का जिस्म, चलें पौधों को निकाल दें, हम सिर्फ एनिमल्स की ही अगर बात करें तो उसमें ये 2 अज्जा ही ज़्यादा मकदार में हैं, पानी और मिट्टी। और मिट्टी भी कौन सी? लाइक द पॉटर, खनकती हुई मिट्टी। तो मैंने आपको एग्जांपल के साथ वाजे किया था कि खनकती हुई मिट्टी कैसी होती है, जिस मिट्टी से आवाज़ पैदा होती है। तो ये 2 क्वेश्चंस वर्सेस थी। इनका क्वेश्चन हमने लिखा था, राइट द वर्स ऑफ कुरान विच रिवील्स द कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये 2 वर्सेस नंबर 1 और नंबर 2 इसके आंसर में आनी थी। एक बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे आप लोगों ने इसको ज़रूर याद रखना है। ये एमसीक्यूज़ में आमतौर पे पूछा जाता है। एमसीक्यूज़ में अगर पूछ लिया जाए कि किस वर्स में ये बयान हुआ, तो आप लोगों को किस सूरा के अंदर बयान हुआ, तो आप लोगों को उस सूरा का नाम आना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हमने 2 वर्सेस और की थी। Then fashioned we the drop a clot, then fashioned we the clot a little lump, then fashioned we little lump bones, then clothed the bones with flesh। 4 स्टेजेस के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को तख्लीक किया, किसी भी जानवर को तख्लीक किया। तो सबसे पहले एक खून का कतरा, क्लॉट, जमा हुआ खून। फिर क्लॉट को बना दिया लिटल लंप, गोश्त का लोथड़ा, ऐसा गोश्त जिसमें हड्डी ना हो उसको लंप कहा जाता है। फिर उस लंप के ऊपर बोन्स बना दी, हड्डी बना दी, और हड्डी के ऊपर फ्लैश, गोश्त चढ़ा दिया। 4 स्टेजेस के अंदर इंसान की तख्लीक हुई। सूरह अल मोमिनून के अंदर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। फिर लास्ट हमारे पास आती है, Allah hath created every animal from water, then some of them creep up over their bellies, कुछ अपने पेट के बल रेंगते हैं। Others walk on 2 legs, कुछ 2 टांगों पे चलते हैं। And others on 4, कुछ 4 टांगों पे चलते हैं। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस, अल्लाह जो चाहता है पैदा फरमा देता है। तो श्योरली अल्लाह इज़ द मोस्ट कैपेबल ऑफ एवरीथिंग, अल्लाह जो चाहता है पैदा फरमा देता है, पैदा करने की ताकत रखता है। इस वर्स के ऊपर हमने एक क्वेश्चन लिखा था, राइट अ वर्स ऑफ कुरान विच एक्सप्लेन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर अल्लाह ताला ने जानदारों की क्लासिफिकेशन बताई है, जानदारों को तकसीम करने का तरीका बताया है कि आप जानदारों को कैसे तकसीम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक हिंट देता हूँ। इससे पहले जहाँ पे हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी मुकम्मल किया था, वहाँ पे आपने एक ब्रांच पढ़ी टैक्सोनॉमी।
टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर हम यही काम करते हैं, क्लासिफिकेशन। जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं और उनको नाम देते हैं, नेमिंग। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर यूँ समझ लें कि क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी है कि जानदारों को क्लासीफाई करने का तरीका क्या है। तो क्या तरीका है? उनके हरकत की बुनियाद पे। कुछ पेट के बल रेंगते हैं जैसे इंसेक्ट्स, कुछ दो टांगों पे चलते हैं जैसे इंसान, जानवर, और कुछ चार टांगों पे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि इस पूरे चैप्टर का मेन टॉपिक है और हमारी लास्ट 3 से 4 क्लासेस ड्यूरिंग स्कूल आवर्स इसी के बारे में थी, जिसे हमने नाम दिया था बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको पता हो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आए या कोई आपसे पूछे किसी जानदार के बारे में और आपको उसका जवाब ना आता हो, तो आप उसे नाम दे देते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ज़ाहिर है प्रॉब्लम वही होती है जिसका हल आपके पास ना हो। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, जवाब तलाश करने के लिए आप कुछ स्टेप्स पे काम करते हैं। नंबर 1, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। पहला स्टेप हमेशा किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी रिकॉग्निशन होता है। रिकॉग्निशन का यहाँ पे मतलब है पहचान। आप सबसे पहले पहचानेंगे अपने मसले को, फिर पहचान लेने के बाद आप उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशंस का मतलब है कि आप अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करेंगे। 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए जितनी इंफॉर्मेशन आप उससे हासिल कर सकेंगे वो आपकी ऑब्जर्वेशंस कहलाएंगी। उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे आपके जहन में कोई ख्याल आएगा, वो आपका हाइपोथेसिस कहलाएगा। कोई भी पहला ख्याल जो आपके जहन में उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस के नतीजे में पैदा हो, वो हाइपोथेसिस है। उस हाइपोथेसिस को आप डिडक्शन में चेंज कर देंगे। क्या थी डिडक्शन? जिसके अंदर इफ एंड देन का वर्ड यूज हो। इफ एंड देन। अब आपकी डिडक्शन ठीक है या नहीं, उस पे हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, तजर्बा करेंगे, क्योंकि डिडक्शन या हाइपोथेसिस के सही या गलत होने को क्या चीज़ डिसाइड करती है? आपके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। तो जब आपको एक्सपेरिमेंट करेंगे वो ठीक भी हो सकता है और गलत भी। उसकी बुनियाद पे आपको पता चलेगा कि क्या आपका हाइपोथेसिस सही था या गलत। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आप उसके रिजल्ट्स को कंपाइल करते हैं, अपना नतीजा अखज़ करेंगे। अगर रिजल्ट्स सही होते हैं तो आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। अब रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स का मतलब है कि अब आप अपनी बात मीडिया तक पहुंचाएंगे, किसी साइंटिफिक जर्नल में शाया करवाएंगे, कुछ भी करेंगे। ये सारी चीज़ें आपका रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स कहलाएंगी। अगर ये रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स के बाद साइंटिस्ट इसको एज आ यूज़फुल इंफॉर्मेशन लेते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और वो भी एग्री हो जाते हैं कि आपने जो बात की वो बिल्कुल सही थी, तो वो जो आपका हाइपोथेसिस था, जो आपके जहन में पहला ख्याल आया था, हाइपोथेसिस दिस वन, यही हाइपोथेसिस अगर बहुत से लोग चेक करके
सही करार दे दें तो इसे क्या नाम दे दिया जाएगा? थ्योरी। थ्योरी को मज़ीद एज अ चैलेंज लिया जाता है, उसके बावजूद अगर वो सरवाइव करे और कोई उसको गलत साबित ना कर सके तो फिर वो क्या बन जाएगी? लॉ और प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल के स्पेलिंग देख लें, इस तरह लिखने हैं। PAL वाला प्रिंसिपल दूसरा होगा, जो हेडमास्टर होता है, ये प्रिंसिपल है। तो लॉ और प्रिंसिपल आपका वही हाइपोथेसिस होगा जिसको पूरी दुनिया ने सही करार दे दिया। इस पूरे अमल को, इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी। अब यहाँ पे हमने दो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नंबर 1, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया? ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था। व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया? ये क्वेश्चन था उस वक्त जब मलेरिया के बारे में कुछ नहीं पता था कि मलेरिया की वजह क्या है। और दूसरा, जब इसका पता चल गया कि मलेरिया की वजह क्या है, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। फिर दूसरा क्वेश्चन उससे भी अहम, हाउ प्लाज्मोडियम एंटर्स इन ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन ब्लड, कि प्लाज्मोडियम जो है वो इंसान के जिस्म में दाखिल कैसे होता है। तो इसका आंसर भी हमें पता चल गया। ये सारा बायोलॉजिकल मेथड जब इस पर अप्लाई किया गया तो पता चल गया मॉस्किटो, कि मॉस्किटो मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम को इंसान के जिस्म में पहुंचा देता है। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे, मैंने आपको रिवाइज करवाया। यहाँ पे आपने इन दो क्वेश्चंस का मैंने जस्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया। आप लोगों ने बुक के अकॉर्डिंग इन दो क्वेश्चंस का, नंबर 1 व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया और सेकंड हाउ प्लाज्मोडियम एंटर्स इन द ब्लड ऑफ, इन द ह्यूमन ब्लड, इन दोनों के ऊपर आपने ये बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करना है। बुक के अंदर दिया गया सारा मैंने शॉर्ट करवा दिया हुआ था, ये आप लोगों का टास्क था। तो ये दो सेशंस के अंदर हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, नो रिटर्न वर्क। कल से इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर की तरफ जाएंगे, रिटर्न वर्क शुरू हो जाएगा, आप लोगों ने होमवर्क लिखना है और उसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करनी है। आज के लिए इतना ही है। अस्सलाम वालेकुम।